हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे वही जो पिछला वीडियो बना था। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको फिर रिवाइज कर रहा हूँ और फिर उसके आगे की जो प्रक्रिया है उसको मैं बताऊँगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है धातु कर्म। ये हेडिंग है धातु कर्म क्या है। तो आपको बताए थे धातु कर्म के बारे में कि जो हमारे अयस्क होते हैं उस अयस्क में से धातुओं को निष्कासित करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। जो भी हम पृथ्वी से खन के लाते हैं खनिज पदार्थ, उनको क्या करते हैं, सस्ते दामों पर कम समय में कम खर्च में उसमें से धातुओं को निष्कासित करते हैं, वही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो जो अयस्क हमने लाया, अब उसमें से धातुओं को निष्कासित करेंगे, तो धातु को निष्कासित करने की जो विधि है उसी को बोलते हैं धातु कर्म बोलते हैं। और उस धातु कर्म के अंतर्गत निम्न बातें ध्यान दी जाती हैं, उसी के अंतर्गत जो है हमारे धातुएं क्या होती हैं, निष्कासित होती हैं। तो पहला है धातु का सांद्रण करना। जो भी हमारा अयस्क मिलता है उस अयस्क को क्या करेंगे, धातु का सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अयस्क पृथ्वी से लेकर आए हैं उसमें से जो भी अशुद्धियां उसको धीरे धीरे निकालते जाएंगे, तो उसमें धातुओं की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाती है। तो उसी को बोलते हैं सांद्रण, धातु का सांद्रण। तो वही चीज हम लिखा अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, तो अयस्क का सांद्रण की तीन विधि हैं। तीन तरीके से सांद्रण किया जाता है। जो हमारे अयस्क है उसका जो सांद्रण करने की तीन विधि है। पहला है गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्वीय या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण पृथक्करण विधि, और यह जो विधि है। और एक आपका झाग पलवन विधि, झाग पलवन विधि। और एक है आपका अगला आएगा, ये तो गुरुत्वीय पृथक्करण हो, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये तीन विधियां हैं जिनके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं और इसमें जो हमारा उपस्थित धातु है उसकी मात्रा बढ़ाते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का था, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम प्राप्त जो अयस्क होता है उसको क्या करते हैं, खूब पीटते हैं, खूब पीस देते हैं, खूब चूर्णित कर देते हैं, खूब महीन कर देते हैं। अब उस चूर्णित या महीन जो हमारा अयस्क है उसको क्या करते हैं, एक ढलान नुमा एक पाइप लगा होता है और एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चूर्णित अयस्क को डाल देते हैं। उसके बाद इसमें पानी डालते हैं। जैसे ही पानी डालते हैं तो इसमें से जो कुछ गलनी, जैसे मिट्टी है, रेत है, कुछ गलनी जो क्या है, जो अयस्क से निकल जाती हैं और पानी में जाके मिल जाती हैं। अब पानी की मात्रा जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये जो पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है और उसके साथ यानी पानी के साथ जो अशुद्धियां हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं और नीचे जो हमारा क्या होता है, अयस्क जो है जाके बैठ जाता है। तो इसे ही बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यानी इससे जो है कुछ यानी गलनी अशुद्धियां ही क्या थी, पानी के साथ बहकर निकल जाती हैं। दूसरा है झाग पलवन विधि। अब झाग पलवन विधि में होता क्या, झाग बनता है, इसमें भी यही प्रक्रिया अपनाया जाता है। इसमें चीड़ का तेल और पानी का मिश्रण लिया जाता है। ऐसे ही बर्तन रहेगा, उसमें क्या किया जाता है, चीड़ का तेल और पानी का मिश्रण ले लिया जाता है। उसके बाद जो हमारा प्राप्त था वहाँ पर चूर्णित जो हमारा अयस्क है, अब उसको इसमें डालते हैं। तो होता क्या है कि जो उसमें उपस्थित धातु है वो चीड़ के तेल के संपर्क में आकर झाग बनाकर ऊपरी सतह पर आ जाता है और जो उसमें उपस्थित जो गलनीय अशुद्धियां हैं वो पानी के नमी के कारण वो गल के नीचे आके बैठ जाती हैं। अब ये जो झाग बन के उपस्थित है ऊपर, उसको निकाल लेते हैं और हमारा धातु का क्या होता है, सांद्रण हो जाता है। उसमें अधिक मात्रा में क्या रहता है, धातु की मात्रा होती है और कम मात्रा में क्या अशुद्धियां होती हैं। अगला प्रोसेस होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह विधि उस पर लागू होता है जिसमें उपस्थित यानी वह अयस्क जिसमें क्या हो, चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ उपस्थित हो। यह विधि तभी लागू होगा जब वो अयस्क आपका क्या होना चाहिए, चुंबकीय उसमें हो, चुंबकीय पदार्थ हो और अनुचुंबकीय पदार्थ हो। तो इसमें क्या होता है, दो हमारे पट्टे, दो ऐसे बेलनाकार होते हैं पहिए की तरह और उस पर एक पट्टा होता है। अब इस पट्टा पर क्या होता है, इस पट्टे पर हमारा एक ऐसे बना होता है, इसमें जो भरा जाता है उसको नाम है चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज, या इसी को कहते हैं घान भी कहते हैं, आपको याद रखना है। अब ये धीरे धीरे जब यहाँ गिरता पट्टे पर तो पट्टे पर आता जाता है
और यहाँ चुंबकी होने के कारण ये चुंबकी इसमें उपस्थित, ये चुंबकी है तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, तो इसमें उपस्थित जो भी चुंबकी पदार्थ है वो क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है, और जो अनुचुंबकी है वो अपनी तरफ नहीं खींचता तो उसको बाहर जाने देता है। और यहाँ पर जो एकत्रित होता है अनुचुंबकी पदार्थ होता है, और यहाँ जो एकत्रित होता है हमारा पदार्थ वो क्या होता है, चुंबकी पदार्थ होता है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को निष्कासित करते हैं, और जो हमारा अयस्क है उसकी सांद्रता को बढ़ा लेते हैं। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रोसेस आता है, जब ये काम हो जाता है तो अगला जो प्रोसेस होता है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अब जो हमारा सांद्रित अयस्क हमने जो प्राप्त किया अयस्क, धीरे धीरे हर स्टेप में कम किया अशुद्धियों को, अब जो प्राप्त अयस्क उसको हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ऑक्साइड परिवर्तन का मतलब क्या होता है, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड परिवर्तित करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। पहला लिखेंगे भर्जन, क्या होता है भर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, ये पूछा गया है भर्जन क्या है। तो भर्जन क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने पर तथा उसके गलनांक बिंदु से नीचे गर्म करने पर, ठीक है, करने की क्रिया को ही भर्जन कहते हैं। जो हमारा अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म करने की विधि को ही भर्जन कहते हैं। लेकिन यह जो है गलनांक बिंदु से कम गर्म करते हैं। जब भी भर्जन क्रिया होती है वो क्या होता है, गलनांक बिंदु से कम, नहीं तो जब गलनांक बिंदु तक गर्म कर देंगे तो पिघल के उसी में अशुद्धियां का मिल जाएंगी। इसलिए जब भी गर्म करना है वायु, लेकिन इसमें जरूर ध्यान देना वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। वायु की वजह से कहने का मतलब यह है कि जेडन आपका जेडन यानी जिंक सल्फाइड है, इसको वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये जिंक आपका जेडन, ठीक, वो बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, ये सल्फर निकल गया और यहाँ से ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, तो ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार आपका और भी है, जैसे PbS हो जाएगा, PbS हो जाएगा, लेड सल्फाइड को ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो PbO हो जाएगा, PbO हो जाएगा प्लस SO2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपका कोई ऐसा अयस्क हो जिसमें अक्सर जो है सल्फाइड अयस्क ही होते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है, तो वही हमने लिखा सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अगला इसका दूसरा स्टेप आता है, इसका नाम है निस्तापन। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे गए हैं। निस्तापन क्या होता है, तो ठीक जो है इसी का विपरीत है, उल्टा। भर्जन में क्या हुआ था कि वायु की उपस्थिति में गर्म करना था, इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। और इसे भी, ठीक है, इस अयस्क के गलनांक बिंदु से नीचे ही गर्म करते हैं। जब अधिक कर देंगे तो फिर क्या अशुद्धियां इसमें मिल जाएंगी। जैसे कहने में अक्सर जो है निस्तापन क्रिया वही अपनाया जाता है जिसमें क्या हो, नमी हो। जैसे कहने का मतलब बॉक्साइड है, La2O3 × 2H2O, ये आपका बॉक्साइड का सूत्र है। इसमें जो है क्या है, पानी है, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो हमारा ये वाष्पशील उड़ जाएगा, तो बचेगा La2O3 और प्लस आपका ऑक्सीजन, जल क्या हो गया, वो 2 यूनिट जो जल था वो बाहर निकल गया। इस तरीके से निस्तापन की क्रिया होती है। उसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को भी गर्म कर देंगे तो क्या जगह टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप निस्तापन की क्रिया कहाँ अपनाई जाती है, जहाँ पर क्या हो, नमी हो और इन्हें जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और गलनांक बिंदु से कम ही करते हैं। अगला आता है ऑक्साइड का अपचयन। अब जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ उसका अपचयन करेंगे। तो ऑक्साइड का अपचयन करने की कई विधियां हैं। पहला हम जानेंगे, पहला है उसका बोलते हैं उसका अगला जो है जिसे बोला जाता है प्रगलन। क्या बोला था, प्रगलन। प्रगलन किसे कहते हैं, तो प्रगलन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जो हमारा अयस्क है, अयस्क को कोक के साथ तथा उचित गालक मिलाकर, क्या कहेंगे कि जो हमारा उपस्थित अयस्क है या जो प्राप्त अयस्क है, अयस्क को, ठीक है, कोक यानी कोयले के साथ कोक तथा उचित गालक के साथ मिलाकर, ठीक, उसे गलाने की प्रक्रिया को ही प्रगलन कहते हैं। देखिए गलन यानी गलाना है, यहाँ पर क्या कर देना, गला देना है। तो हमारा अयस्क है, और कौन सा अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क, ठीक है, ऑक्साइड अयस्क को, ठीक है, कोक तथा उचित गालक मिलाकर उसे गलाने की प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। अब जो उसमें जो गलनीय आपके जो सरलता से गल जाते हैं शुद्धियां और उनके द्वारा जो प्राप्त होता है पदार्थ, वही क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता। और जो पदार्थ गलाता है उसको हम गालक कहते हैं, पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्रगलन होता है।
अगला इसमें विधि आती है कोक के द्वारा। किसके द्वारा? कोक के द्वारा। जो हमारे कोयले होते हैं उसके द्वारा भी हम क्या कर लेते हैं, प्रज्वलन की विधि अपना लेते हैं। ऐसे कहने का मतलब यह है कि आपका PbO अब C से, यानी PbO क्या है आपका लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड में परिवर्तित अयस्क है, उसको कार्बन से क्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका Pb, यानी अलग कर सकते हैं, अब प्लस ये दोनों क्रिया करेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, निकल जाता, नहीं अपचयन हो गया, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो आशा करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। या जिंक ऑक्साइड, अभी जस्ट इसके ऊपर मिला था, जिंक ऑक्साइड को भी कोक, कोक यही है कोयला, ठीक है, यानी कार्बन से क्रिया तो Zn यानी जिंक बाहर हो जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं कि आपने देखा कि प्रज्वलन के द्वारा, फिर उसके क्या करके, यानी कोक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अयस्क का अपचयन कर सकते हैं। जो हमारा क्या परिवर्तित ऑक्साइड में था अयस्क, उसको हमने क्या कर दिया, अपचयन कर दिया प्रज्वलन के द्वारा और कोक के द्वारा। उसी प्रकार जो है कार्बन मोनो, क्या जान सकते हैं, कार्बन मोनो के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। जैसे आपका Fe2O3 और प्लस CO, ये CO क्या है, कार्बन मोनो, कार्बन मोनो के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपचयित कर सकते हैं, यानी इसको अब क्रिया कराएंगे तो ये आपस में क्रिया करके ये Fe बाहर निकाल देगा और प्लस जो है ये आपस में क्रिया करेंगे तो CO2 यानी बना लेंगे। बाकी इसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो आप बोलेंगे प्रज्वलन के द्वारा क्या करना है, अपचयन कराना है, फिर दूसरा कोक के द्वारा अपचयन करा सकते हैं, और कार्बन मोनो, कार्बन मोनो का आता है CO, कार्बन मोनो क्या कहते हैं, CO, ठीक है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपचयन करा सकते हैं। अगला है धातु का परिशोधन। अब धातु का परिशोधन कैसे होता है, अब अभी हमारा जो प्राप्त धातु है, अभी हमने जस्ट दिखाया आपको जो इसे Pb, ठीक है, PbO था, इसको हमने कार्बन से क्रिया कराया तो अपचयन करा दिया तो क्या हो गया था, तो यहाँ पर Pb लेड अलग हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा धातु प्राप्त हो रहा है। अब उसको धातु का परिशोधन, इसको हम निष्कासित करेंगे, निकालेंगे। तो परिशोधन करने की विधि क्या है, तो परिशोधन करने की कई विधियां हैं, वत्या भट्टी भी आता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी विधि। कौन सा विधि है, विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया। विद्युत अपघटनी आपके सिलेबस में NCERT पर ये आधारित है। विद्युत अपघटनी विधि ये आपके सिलेबस में है, आपको अच्छे से तैयार करना है, ये पूछा गया है। तो जो हमारा अब धातु प्राप्त हो रहा है, अब उसको हम शुद्ध रूप से निकालेंगे, प्राप्त करेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो क्या, विद्युत अपघटनी विधि। यह विधि जो है Ag यानी चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, फिर निकेल, ठीक है, कापर, इस तरीके के धातुओं को निष्कासित करने के लिए विधि जो बहुत ही प्रचलित है। विद्युत अपघटनी विधि जो है आपका सोना, चांदी, एल्युमिनियम, निकेल, कापर, जिंक, ये धातुओं को निष्कासित करने की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में होता क्या है, लिखेंगे इस विधि में, ये सब मैं बोल रहा हूँ सब लिखना आपको, लिखना इस विधि में जिस धातु का परिशोधन करना होता है उसका जलीय लवण क्या लेना है, लवण विलयन। तो जैसे मान लीजिए हमें कापर का निकालना था, कापर सल्फेट का विलयन, ये आपका लवण विलयन हो गया। इसमें क्या भर लेंगे, एक पात्र लेते हैं, उसमें जो है कापर सल्फेट का विलयन CuSO4 लेते हैं, जो लवण का कार्य करता है, या वैद्युत अपघट्य का, किसका काम करता है, वैद्युत अपघट्य का काम करता है। और इसमें दो प्लेटें लेते हैं, एक हमारा प्लेट होता है जो क्या होता है, शुद्ध कापर का होता है, किसका होता है, शुद्ध कापर का होता है, और एक ऐसा लेते हैं आपका वो जो था अशुद्ध कापर, यानी कहने का मतलब ऐसा कापर होता है, ये तो शुद्ध कापर हो गया, यानी शुद्ध प्लेट हो गया, शुद्ध कापर का कराना जिसका भी कराना हो, और यहाँ पर क्या जाएगा, कापर जो है अशुद्ध होगा। अशुद्ध का मतलब ये ऑक्साइड के रूप में है, या इसमें अशुद्धियां हैं, इसमें क्या है, अशुद्धियां हैं। तो जब इसमें अशुद्धियां हैं तो इसको हमें, ये तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद रहेगा, ये आपको रखना है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, इसमें से धातु को निष्कासित करना, धातु को प्राप्त करना, क्योंकि हमने पृथ्वी से लेकर आया और इसमें क्या है, अशुद्धियां, शुद्ध कापर नहीं है। तो कैसे क्या करेंगे, अब इन प्लेट को एक वैद्युत, और जो शुद्ध है वो आपका काम करता है कैथोड का काम करता है, कैथोड का, और जो अशुद्ध है वो आपका काम करता है एनोड का, एनोड प्लेट। एनोड को क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं, कैथोड को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। अब देख रहे हैं, अब इसको क्या करते हैं,
आप प्लेट से जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ये बैटरी से। किससे जोड़ दिए? एक बैटरी से जोड़ दिए। जब बैटरी से जोड़ते हैं, जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो हमारा अशुद्ध कॉपर है उसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इसमें विलयन में धीरे धीरे गल जाती हैं, और इससे जो भी हमारे शुद्ध कॉपर है वो क्या होते हैं, इस कॉपर पर, शुद्ध कॉपर पर आकर एकत्रित होने लगते हैं। और इस अशुद्ध कॉपर में जो हमारे अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं वो तली में जाकर क्या हो जाती हैं? बैठ जाती हैं। इसे ही कहा गया है, इसे बोलते हैं एनोड। ठीक है, एनोड पंख। एनोड क्या बोला गया है? पंख, या इसी को कहते हैं कीचड़। क्या कहते हैं? कीचड़ भी कहते हैं। आपको याद रखना कि एनोड पंख क्या होता है। तो जो हमारा अशुद्ध कॉपर या अशुद्ध जो क्या था आपका अयस्क था, उसको हमने क्या माना था? एनोड बनाया था, और वो एनोड से जो भी अगलनीय अशुद्धियाँ थी वो तली में जाके एकत्रित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख, क्योंकि एनोड से तैयार हुआ एनोड पंख, या उसी को कीचड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं। और जो इसमें उपस्थित शुद्ध जो कॉपर होगा या जो धातु होगा वो क्या हो जाएगा? जो शुद्ध आपके कैथोड का काम कर रहा था उस पर जाकर धीरे धीरे निच्छलित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, और उसे हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, और ये जो क्या होता पतला होता जाता है, कम होता जाता है। आशा करते हैं भी समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका विद्युत अपघटनी विधि। कुछ है नहीं इसमें, किसी भी धातु पर निष्कर्षण करना है। खासकर हमने बताया कि लोहा कर रहे हो, लोहा को बत्तिया भट्टी में किया जाता है। सोना है, चांदी, एल्युमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, इन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटनी विधि में। इसमें उस धातु के लवण को लिया जाता है, उस लवण में जो लवण होता है वैद्युत अपघट्य का काम करता है। अब इसमें जो है एक शुद्ध धातु रहेगा, जैसे कॉपर लेना था कॉपर का शुद्ध कॉपर होगा, और एक जो जिस अयस्क का सांद्रण करना, नहीं कॉपर अयस्क का सांद्रण करना है तो उसका हम एनोड बना लेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये जो होगा इसमें से जो शुद्ध कॉपर होंगे, शुद्ध कॉपर पर जाके एकत्रित हो जाएंगे, और शुद्धियाँ धीरे धीरे इसमें गल जाएंगी। लेकिन अगलनी जो है वो नीचे जाके बैठ जाती हैं, जो कीचड़ का काम करती हैं या पंख के काम करती है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। ठीक है, धन्यवाद।